अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मैथ्स का पास्ट पेपर 2018 फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का मैंने इसके सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है क्वेश्चन 1 to 50, और आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इफ़ द फंक्शन इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। रेंज फाइंड करें अल्फ़ा की क्या होगी अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको पता है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है फॉर ऑल एक्स, या जो भी रेंज एक्स की गिवन है। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू जिसकी आप रेंज फाइंड कर रहे हैं वो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें। इसका मतलब अल्फ़ा ग्रेटर होगा -2x -3, यानी अल्फ़ा x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब हमें x की रेंज तो नहीं दी गई, x की रेंज नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि x तमाम रियल लाइन पर इंक्रीजिंग है। और अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल -∞ हो x की वैल्यू या इन्फिनिटी हो, तो आप उसको -2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें कुछ ऐड करें, सेपरेट करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू भी, अल्फ़ा की रेंज भी -∞ टू इन्फिनिटी ही रहेगी जिस तरह के x की रेंज है, क्योंकि x की हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी जो कि हम यहाँ पर पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें। इस वजह से अल्फ़ा की जो रेंज है वो ऑप्शन डी बनती है। क्वेश्चन 2 है, अ लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 5y - 8 = 0। कोई भी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो L का जो कि लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो पहले आप इसका स्लोप फाइंड कर लें। तो y = mx + c के फार्मूले से हमने इसका स्लोप फाइंड कर लिया। m की वैल्यू है 2/5। अब लाइन L इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे गिवन लाइन के स्लोप का, तो वो हमारे पास -5/2 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 3, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ r एंड एंगल थीटा। तो सॉल्व करते हैं। हमने लेट कर लिया कि 3 इक्वल है r cos फाई के और 4 इक्वल है r sin फाई के। आपको बेसिक आइडेंटिटी आती होगी, जो आइडेंटिटीज़ है या फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, आप इन दोनों का स्क्वायर ले लें तो r की वैल्यू आ जाएगी 4² + 3², 16 + 9 25 एंड r = 5। tan फाई दोनों को डिवाइड कर दें तो फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब आप r sin थीटा + 5, अब देखिए आपने क्या किया, आपने 3 की जगह r cos फाई पुट कर दिया, 4 की जगह r sin फाई पुट किया, r कॉमन लिया तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा sin अल्फ़ा cos बीटा + cos अल्फ़ा sin बीटा, जिसको हम sin थीटा + फाई लिख सकते हैं। और वैल्यूज़ यहाँ पर आप रिप्लेस कर दें, थीटा की जगह थीटा ही आएगा, r की जगह 5 और फाई की जगह tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब सेम टू सेम यही एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक पेज नंबर 325 एग्जाम्पल नंबर 6 सेम यही सॉल्व हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 4, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होंगे इस इक्वेशन के, उनका रिलेशनशिप क्या बनता है गिवन इक्वेशन के साथ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी c डिवाइड बाय q। तो इसके लिए भी आप c डिवाइड बाई p, सॉरी, इसके लिए भी आप फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक से हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर ये प्रूफ भी हुआ है कि ये कैसे कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ऑलर्स टॉर्शन फंक्शन फाई ऑफ 35 क्या होगा। अब ऑलर्स टॉर्शन फंक्शन जिसको हम फाई ऑफ n से डिनोट करते हैं, ये क्या चीज़ है, ये उन नंबर्स की तादाद है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर n, आप उस नेचुरल नंबर से छोटे नंबर सारे देखें कि कौन कौन से नंबर हैं जो गिवन नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम है या जिनका GCD 1 है। फॉर एग्जांपल हमें नंबर गिवन है n = 11। अब हमने चेक करना है कि 11 और 11 से छोटे 1 तक कितने नंबर्स हैं जिनका 11 के साथ GCD 1 आता है। अगर 11 का 11 के साथ GCD चेक किया जाए तो वो 11 ही आता है और बाकी तमाम नंबर्स अप टू 1 उनका GCD 1 आएगा। अब 11 प्राइम है, इसका मतलब हुआ कि फाई ऑफ 11 हमारे पास 11 - 1 10 के इक्वल है। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम हो तो उसका जो टॉर्शन फंक्शन होता है वो वैल्यू से एक छोटी आती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अगर कंपोजिट हो तो आपने क्या करना है, आपने उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल 35 के प्राइम फैक्टर होंगे 5 × 7। अब आपने यही रूल अप्लाई करना है, यानी कि हर एक में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास 5 ऑफ 35 की वैल्यू होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 ऑफ 60। पहले मैंने 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाले
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 5 ऑफ 60 के लिए अब 2 माइनस 1 करें, 2 दफ़ा आ रहा है तो होल स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 5 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 8। यानी कि 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 60 या 60 से लेस 1 तक हैं जिनका GCD 60 के साथ 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें 5 ऑफ 35 की वैल्यू 24 है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर f of x इक्वल टू कैपिटल F of x देन फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर f of x माइनस a इज़। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर f of x की वैल्यू या फार्मूला आपके सामने लिखा है। अब हम x को x माइनस a से रिप्लेस करेंगे। अब फ़र्क क्या पड़ेगा, जो फंक्शन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, मगर जो एक्सपोनेंशियल है वहाँ पर x माइनस a में चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और कंसेप्ट और फार्मूले पढ़ लें तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ा हम ये चेक करते हैं, और आपको एक गिवन भी है कि f of x कैपिटल F of x के इक्वल है। फंक्शन में ये फ़र्क पड़ा कि यहाँ पर हमारे पास e पावर माइनस आयोटा as जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसके लिए इसलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। बाकी वही इंटीग्रल आ गया, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं e पावर माइनस आयोटा as f of x। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ 12 साइडेड फिगर इज़। 12 साइडेड फिगर है, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इस फार्मूले को याद रखें। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n होल डिवाइड बाई 2। व्हाट इज़ n? n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर। नंबर ऑफ साइड 12 हैं, पुट करें, आपके पास आंसर 54 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n बाई स्क्वायर रूट n प्लस 2। लिमिट हमने फाइंड करनी है। अब ये एक सीक्वेंस है और उसकी nth टर्म है, तो हम n टर्म को एक फंक्शन सपोज कर सकते हैं। हमने फाइंड करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n बाई स्क्वायर रूट n प्लस 2। फंक्शन सपोज करने के बाद मैंने यहाँ पर लॉपिटल रूल लगाया। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलहदा से फाइंड किया, डिनोमिनेटर का अलहदा से फाइंड किया, और ये सिंप्लीफाई होकर ये बन गया 2 स्क्वायर रूट n प्लस 2। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते भी रहें तो n ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब कि जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, इस सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दिस ट्रिपल इंटीग्रल। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमने इंटीग्रल लेना है 0 to 2 dx। इसका आंसर x आ जाएगा, x फ्रॉम 0 to 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद आप y का लेंगे dy y, और ये आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद जब आप z का लेंगे, यहाँ पर z है, तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बचेगा वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 40। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 9, फॉर एनी रिलेशन इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज होल्ड देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 11, इफ द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड देन द सेगमेंट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर कोई भी रेडियल सेगमेंट जो है वो किसी भी कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो तो वो उसको दो हिस्सों में काटेगा, मिड से भी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c सो दैट द गिवन फंक्शन बिकम्स अ डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन होता है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब कि वो नॉन नेगेटिव हो तमाम x के लिए, और ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इसकी वैल्यू 1 आ जाए। अब आपको ये गिवन है कि ये फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है और हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 1 होगी। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर ली, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 to 3 एंड देन 3 to 0। हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक किया क्योंकि आपको लिमिट x की गिवन है, जहाँ पर x डिफाइन है वो 0 to 3 है। उसके बाद इसको सॉल्व करें, बाकी माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 3 to इन्फिनिटी, ये दोनों इंटीग्रल्स 0 हो जाएंगे, और बाकी जो हमारे पास बच गया उसको सॉल्व कर लें तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/9। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 13, फाइंड दिस डबल इंटीग्रल। अब ये भी इजी है, इंटीग्रेशन सिंपल आपने करनी है और ये सारा मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो इसकी जो लास्ट आंसर आ जाएगा इंटीग्रल का वो आएगा 2π। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 13, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस फंक्शन इज। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन u of xy इज द फंक्शन v of xy सच दैट f of x इक्वल टू u of xy प्लस आयोटा v of xy इज डिफरेंशिएबल एंड कॉशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन है u of xy, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v of xy एक ऐसा फंक्शन होगा कि ये तमाम फंक्शन ये डिफरेंशिएबल हो। इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव,
वो भी कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, एग्जिस्ट भी करने चाहिए, और साथ सी आर इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हैं ये भी सेटिस्फाई हो। तो अब हम फाइंड करते हैं वी ऑफ एक्स वाई जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इस फंक्शन का। अगली स्लाइड पर मैंने इसको सॉल्व किया है। सो वी ऑफ एक्स वाई, अब देखें यू ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फाइंड करने के लिए आपने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यह आ जाएगा -6xy। इसी तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल y भी आप इस इक्वेशन से फाइंड कर लें। उसके बाद आप देखें एज v ऑफ एक्स वाई इज़ द कॉन्जुगेट, चूँकि v ऑफ एक्स वाई कॉन्जुगेट है तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल आएगा पार्शियल v बाय पार्शियल y के। तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू है -6xy, यहाँ पर नेगेटिव है -6xy। इसका मतलब पार्शियल v बाय पार्शियल y आ गया -6xy। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके आप v ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लें। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फंक्शन कुछ यूँ आ जाएगा। उसके बाद दोबारा आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, सो पार्शियल v बाय पार्शियल x की वैल्यू आ गई। अब दोबारा देखें जो हमारे पास सी आर इक्वेशन के सेकंड फॉर्म है पार्शियल v बाय पार्शियल x इक्वल टू माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल y के इक्वल हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। सो बाय 2 हमारे पास ये इक्वेशन है और 4 ये है, दोनों को इक्वल रख दें। दोनों को इक्वल रख के आपके पास फाई डैश ऑफ x आ जाएगा 3x²। अब इंटीग्रेट करें, फाई ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें। फाई ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करें, तो आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट v ऑफ एक्स वाई की फाइनल वैल्यू आ गई -3xy² प्लस x³ प्लस c। तो अगर आप ऑप्शन डी पर नज़र दौड़ाएं तो ये वही हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडेंटिटी e रेज़्ड टू पावर iota z cos z प्लस iota sin z इज कॉल्ड ऑलर्स फार्मूला। अगर हम z की जगह पाई पुट कर दें तो ये e पावर iota पाई इक्वल टू -1 बनेगा, या e पावर iota पाई प्लस 1 इक्वल टू 0। उसको हम ऑलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। क्वेश्चन 16, द कम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू 1 बाई z इज़ एनालिटिक एट। कम्प्लेक्स फंक्शन कब एनालिटिक होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज़ एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो वो उस पॉइंट पर एनालिटिक होता है। अगर हम 1 बाई z की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो z इक्वल टू 0, यानी कि 0 के अलावा हर फंक्शन पर ये हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है, क्यों, और 0 पर ये सिंगुलर बन जाता है फंक्शन। इसलिए फंक्शन एनालिटिक है एट ईच नॉन 0.0 पर ये एनालिटिक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन 17, द डेरिवेटिव f डैश ऑफ z ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज़। z कॉन्जुगेट का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक कम्प्लेक्स फंक्शन है। f ऑफ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट को हम x प्लस iota y कॉन्जुगेट इक्वल टू x माइनस iota y लिख सकते हैं। किसी भी जो कम्प्लेक्स फंक्शन है या कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, जबकि डेल्टा z यहाँ पर डेल्टा x प्लस iota डेल्टा y को डिनोट करता है। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ z प्लस डेल्टा z, तो और वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास f डैश ऑफ z आ जाएगा लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। नाउ f ऑफ z प्लस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस iota y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ z की वैल्यू रिप्लेस कर लें। इसको सॉल्व कर लें। आप यहाँ पर देखें x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस iota y और माइनस माइनस प्लस iota y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा डेल्टा x माइनस iota डेल्टा y और नीचे डेल्टा z की वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा z की वैल्यू हमने छोटा करना है और 0 तक लेकर जाना है। अगर हम अब कम्प्लेक्स फंक्शन में हम कैसे इसको डेल्टा z को 0 तक अप्रोच कर सकते हैं, या तो हम इसको पैरेलल टू x एक्सिस करेंगे या पैरेलल टू y एक्सिस हम डेल्टा z को स्मॉल करेंगे, अप्रोच टू 0 करेंगे। इफ़ डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 अलोंग अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो तो x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि हमारे पास y चेंज नहीं हो रहा, यानी कि y की a की वैल्यू y इक्वल टू 3 जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, y इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब डेल्टा y चेंज इन y इज़ 0। सो हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि जब आप डेल्टा y को 0 पुट करेंगे तो ये डेल्टा x बाई डेल्टा x इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हम डेल्टा z को अप्रोचेस टू 0 कर रहे हैं और यहाँ पर y चेंज नहीं होगा, तो ये वैल्यू आ गई 1। इसी तरह अगर डेल्टा z
अप्रोच करेगा 0 को अलोंग अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस केस में x चेंज नहीं होगा, डेल्टा x इक्वल टू 0 होगा, चेंज इन x 0 होगा। और इस केस में डेल्टा x को आप 0 पुट करें, आयोटा डेल्टा y कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। आप देखें हमारे पास लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं आ रही, चेंज आ रही हैं, एक है 1 और एक है -1। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस केस में ऑप्शन डी है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18, द कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस वन इज़ एनालिटिक 8। ये फंक्शन कब एनालिटिक होगा? पिछले क्वेश्चन में हम एनालिटिक के डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आपको बताता हूँ, क्राइटेरिया फॉर एनालिटिसिटी। इसके लिए आप सपोज करें कि रियल फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई वो कॉन्टीन्यूस हैं और उनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी डोमेन पर एग्जिस्ट करता है। अगर u और v पहले ये शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो कॉन्टीन्यूस भी हों, u v, जिस तरह यहाँ पर हमें u और v की वैल्यू गिवन है, रियल फंक्शन है, आयोटा यहाँ पर कम्प्लेक्स है, और जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि अगर u और v दोनों कॉशी रीमान जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई करें तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है। तो अब हम इस डेफिनेशन के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। अब u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 3x प्लस वाई है, v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 3y माइनस एक्स है। आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके सामने है, पार्शियल u पार्शियल x 3 है और पार्शियल v में पार्शियल y की वैल्यू 3 है। इसी तरह कॉशी रीमान इंटीग्रेशन जो कॉशी रीमान इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई, CR इक्वेशन, और पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर वो एग्जिस्ट करते भी हैं और कॉन्टीन्यूस भी हैं। इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक है और हर पॉइंट पर एनालिटिक है। अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा कंप्लीट डोमेन पर। इस किस्म के फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, एवरी पॉइंट। क्वेश्चन 19, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिप्रेजेंट। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और ये थ्रू ओरिजिन होते हैं। तो जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है होमोजीनियस वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो सेकंड ईयर के मैथ्स की जो बुक है 4th चैप्टर में होमोजीनियस इक्वेशन का टॉपिक है, आप वहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 20, the number of arbitrary constant in the particular solution of the differential equation y थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है d³ y by dx³ इक्वल टू 1 इज़। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। इस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। इसका ऑर्डर 3 है तो 3 कांस्टेंट होंगे, मगर जो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम तब निकालते हैं जब हम कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, जब आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप पुट करते हैं जो सॉल्यूशन में, और उसमें कांस्टेंट तमाम ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 0 है, कोई भी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सॉल्व किए। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को मैं 2 वीडियोस में सॉल्व कराऊंगा। 15 और 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।